हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोग हैलाइड्स का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। एल्केन से कंप्लीट कर चुके थे, एल्कीन से कंटिन्यूस था एंड मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग और एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करती है वो हम लोगों ने देखा था। मार्कोनिकोव्स एडिशन जब हम करते थे तो कार्बोकेटाइन बनता था, जबकि एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन जिसमें सिर्फ HBr का एडिशन हम एल्कीन्स के अंदर करते, वहाँ पे पेरोक्साइड एक इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा था। आज फिर उसी एल्कीन से अभी कुछ बातें डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक एल्कीन है 3 कार्बन्स का और मैं इसके अंदर ब्रोमीन डालता हूँ। तो लास्ट टाइम भी ये रिएक्शन हम लोगों ने शुरू किया था, तो मैंने आपको इसमें बताया था कि एडिशन होगा डबल बॉन्ड पे और डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगा, जो कि यहाँ पे हम बनाना नहीं चाह रहे थे। बेसिकली हम मोनो हेलो प्रोडक्ट बनाना चाहते थे। तो अब देखिए कि ये रिएक्शन किस तरह से होगा प्रोपीन के अंदर जब हम ब्रोमीन डालते हैं। 2 प्रपोज्ड मैकेनिज़्म हैं, एक पे बहुत ज़्यादा डाउट है इसलिए उसको फॉलो मत कीजिएगा। कई जगहों पे हमें बुक्स में दिखाई दे जाता है, स्ट्रिक्टली हमें उसे अवॉइड करना है। कुछ जगहों पे क्या दिखाया जा रहा है कि ये मान लीजिए हमारे पास एक एल्कीन है और इसके अंदर ब्रोमीन डाल दिया, जहाँ Br पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, यहाँ Br पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। ये इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है वैसे ही जैसे पीछे दिखाता था, और ये कार्बन इस Br प्लस पे अटैक करता है। दिमाग में सवाल उठता है कि ये Br प्लस कैसे, ये तो नॉन पोलर बॉन्ड है ब्रोमीन के अंदर, फिर इस तरह से चार्ज सेपरेशन कैसे हो सकता है। तो देखिए वैसे सही है आपकी बात कि ये एक नॉन पोलर बॉन्ड है, इस तरह से पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं होता इसमें। लेकिन जैसे ही कोई पाई क्लाउड कंटेनिंग बॉडी डालते हैं जैसे एल्कीन या बेंजीन, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये इसके अंदर पोलराइजेशन को इंड्यूस करता है। नेचुरली इसमें पोलराइजेशन नहीं होता। अगर आप एल्कीन में इसको नहीं रख रहे तो इस तरह से पोलराइजेशन नहीं है, लेकिन जब आप एल्कीन या बेंजीन में इसको डाल रहे हैं जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वहाँ पे इस तरह से पोलराइजेशन हो जाना एक आम बात है। तो ये एक इंड्यूस्ड पोलराइजेशन प्रोसेस की वजह से ये कार्बन इस Br प्लस पे अटैक करता है और हमें एक इस तरह का इंटरमीडिएट बना के दिखाया जा रहा है, जो कि नहीं है। फिर वो दिखाते हैं कि Br नेगेटिव इस कार्बन प्लस पे अटैक कर लेता है, रिजल्टिंग हमारे पास CH3 CHBr CH2Br बन जाता है। हाँ, प्रोडक्ट तो वही बना जो मैं दिखा रहा हूँ और जो मैं दूसरे मैकेनिज्म से दिखाऊंगा, लेकिन रियलिटी ये है, एविडेंस है हमारे पास, ये सजेस्ट करते हैं कि कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। और जब कार्बोकेटाइन बनता नहीं है तो मतलब ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, ये पाथ फेवरेबल नहीं है। रादर कैसे पता चला हमें कि ये कार्बोकेटाइन नहीं बनता? तो हमने क्या किया, एक पैरेलल में एल्कीन लिया, लाइक ये वाला एल्कीन लिया और उसके अंदर ब्रोमिनेशन किया। तो अगर मैं इस मैकेनिज़्म को ओबे करूं तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ से ये Br प्लस पे अटैक करेगा और हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा ये वाला, कुछ इस तरह का। फिर यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्योंकि बना है तो रीअरेंजमेंट होना मस्ट है। ये H यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ आ जाएगा, रिजल्टिंग हमारे पास CH3 C प्लस CH3 CH2 CH2Br बनेगा और फिर जो Br नेगेटिव है वो इस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा। रिजल्टिंग आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक Br यहाँ लगा दिखेगा और एक Br यहाँ लगा दिखेगा। ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता इस पाथ के लिए, जो कि प्रैक्टिकल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। प्रैक्टिकल में तो क्या हुआ, प्रैक्टिकल में बहुत ही सिंपली जो ब्रोमीन था वो इन्हीं 2 कार्बन्स पे आके लग गया, जिसकी वजह से मुझे कहना पड़ा कि भाई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा। ये जो एक्सप्लेन्ड पाथ है कुछ जगहों पे, हालांकि बहुत कम जगह है, बट मुझे 11th-12th की 1-2 बुक्स में ऐसा दिखाया नज़र आता है, तो आप इस पे स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। जो लास्ट रिएक्शन हमने पढ़ी थी HBr की, वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, वी हैव नो डाउट, हर एक एविडेंस है उस पॉइंट का। बट ब्रोमिनेशन जब हम करते हैं, सिंपली Br2 जब हम ऐड करते हैं, तो उस टाइम पे हम
इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कार्बोकेटायन बनता ही नहीं है। तो हम देखना चाहते हैं फिर कौन सा वो पाथ है जो ये रिएक्शन फॉलो करती होगी। तो सी हेयर होता तो कुछ शुरुआत में वैसा ही है कि ब्रोमीन पे इस तरह से पोलराइजेशन हो जाता है, Br+ Br- बन जाता है, और फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, ये इस Br+ को अपनी तरफ कुछ इस तरह से अट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है और हमारे पास ये एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन मिलता है, लाइक दिस। ये इस तरह का एक हमारे पास ब्रोमोनियम आयन नज़र आता है। तो ये ब्रोमीन को जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलते हैं तो डेफिनेटली दोनों कार्बन्स पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही हो जाता है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो उस Br+ के पास गया है। अब फिर क्या होता है, यहाँ पे जो Br- बचा हुआ है वो Br- यहाँ पे आके अटैक करने की ट्राई करेगा। किस कार्बन पे करेगा, तो किसी पे भी कर सकता है, ऐसा कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। हाँ, ये ज़्यादा फेवरेबल जगह रहेगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट क्राउडिंग है, बट क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ दिखाऊँ या यहाँ दिखाऊँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर ये वाला बॉन्ड टूट के Br इस कार्बन के साथ लग जाएगा और ये जो नया Br होगा वो यहाँ पे आके लग जाएगा। हमेशा जिधर ब्रोमीन लगा हुआ है उससे अपोजिट डायरेक्शन से ही Br- अटैक करेगा। ट्रांस अटैक बोलते हैं इसको, अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करने का टेंडेंसी। हालांकि प्रोडक्ट कोई सिस ट्रांस नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एल्केन्स हैं, तो सिस ट्रांस की कहानी तो पैदा ही वहाँ होती है जहाँ डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ तो डबल सिंगल में बदला है, तो प्रोडक्ट में मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा, बट हाँ अटैक जो था वो ट्रांस डायरेक्शन से था, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से था। वो किसी भी कार्बन पे आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ एल्काइन होता और एल्कीन बनना होता तो फिर डेफिनेटली आपको यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट नज़र आता, क्योंकि डबल ट्रिपल से डबल बनता तो फिर ट्रांस की प्रोबेबिलिटी होती अगर बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो। बट प्रेजेंटली आप देखें कि किस तरह से एक साइक्लिक आयन बनता है। आप कहेंगे सर ये कार्बन दिखा तो रहे हो आप पॉजिटिव, तो देखिए ये कार्बोकेटायन नहीं है, ये कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जबकि कार्बोकेटायन में कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए जहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसी को मैं कार्बोकेटायन बोलता हूँ। एक बार इस पॉइंट को फिर दोबारा से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज़ हम समझेंगे कि ये तो कार्बोकेटायन ही था। देखिए ये मान लीजिए CH3Br है और मैं इसके अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना चाह रहा हूँ, जहाँ मुझे पता है Br पे स्लाइट नेगेटिव है, कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव है। ये तो नेचुरल बात थी, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से Br ने ये सब कर ही रखा था। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके इस पे अटैक करना शुरू करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा। तो क्या Br यहाँ से निकल गया था उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, ये साइमल्टेनियस अटैक हो रहा है? अगर तो Br पहले निकल गया और आपके पास CH3 पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आप कहेंगे कि हाँ कार्बोकेटायन बना है। लेकिन अब अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है, Br निकला नहीं है, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया Br निकलने वाला है, निकला नहीं है, फिर एकदम Br निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, मतलब सिंगल स्टेप इंस्टेंट काम हो जाएगा। तो आप यूँ नहीं कहेंगे कि कार्बोकेटायन बना था। कार्बोकेटायन तो तभी बना माने जब आप रीजेंट का एक सबस्ट्रेट का एक पार्ट बाहर निकल के कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव क्रिएट कर जाता है। वेरी सून हम लोग केमिकल रिएक्शंस के अंदर इस बात को और ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट आप ये मत सोचिएगा कि कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव दिखा देने का मतलब आप उसे कार्बोकेटायन मान लें, आप उसे बिल्कुल भी कार्बोकेटायन मत मानिएगा। ओके, फिर दोबारा से इसी रिएक्शन को देखिए, विदाउट मैकेनिज्म एक बार देखते हैं। ये मैंने एक एल्कीन ले लिया और इस एल्कीन के अंदर मैंने ब्रोमीन डाला। टेम्परेचर कुछ 370-380 केल्विन के आसपास रखा हुआ है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वही पाई बॉन्ड टूट रहा है और ब्रोमीन ऐड हो रहा है, मतलब सिंपली एडिशन हो रहा है, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन बन रहा है। लेकिन जब मैं यही ब्रोमिनेशन क्वाइट हाई टेम्परेचर पे करता हूँ, 780 और इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे करता हूँ, तो आई एम लिटिल बिट सरप्राइज्ड टू सी द प्रोडक्ट, जो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है। आप इसको ध्यान दें, ये एलाइल ब्रोमाइड है, एलाइल ब्रोमाइड।
क्या होता है एलाइल ब्रोमाइड? एलाइल कार्बन पे अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो देखो डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को बोलते थे हम एलाइल कार्बन, तो ये एलाइल कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बोल रहा हूँ एलाइल ब्रोमाइड। देखो बड़ा अजीब सा केस हुआ है यहाँ पे। क्या केस हुआ है? देखो यहाँ पे ब्रोमीन को आपने डाला, पाई बॉन्ड टूटा, सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। तो हमें समझ में आता था कि पाई बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, सिग्मा तोड़ना मुश्किल होता है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है? सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ होगा, ठीक है, और एडिशन हो गया सिंपली, एल्कीन का करैक्टर भी होता है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या परेशानी आई इस बॉन्ड को? रादर हाई टेम्परेचर पे तो ये पाई बॉन्ड और भी आसानी से टूट जाना चाहिए था। चलो सिग्मा टूटता होगा CH का, देखो यहाँ पे आप हो सकता है, मैं ये मना नहीं करता कि ये बॉन्ड नहीं टूट सकता होगा 780 केल्विन पे, मान लेता हूँ मैं टूट जाता होगा, तभी तो ये Br यहाँ पे लग रहा है। लेकिन पाई क्यों नहीं टूटा? उसको तो और भी पहले टूटना चाहिए था, वो तो और भी वीक बॉन्ड है। तो बेटर होता कि मैं इसको कुछ ऐसे दिखा देता कि यहाँ तीनों जगहों पे आके Br लग जाता है और एक जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और बाकी 2 कार्बन्स पे एडिशन हो जाता है, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो एल्काइल टाइप का था, एल्केन्स टाइप की रिएक्शंस दिखा सकता था। लेकिन जो हुआ है वो तो आपके सामने है। एलाइलिक ब्रोमिनेशन बोलते हैं इसको। जब भी ब्रोमीन को 780 केल्विन पे या इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे आप डालेंगे प्रोपीन के अंदर और किसी भी एल्कीन के अंदर, तो एलाइल कार्बन से H सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक वैसे ही जैसे एल्केन्स के अंदर होता था। डबल बॉन्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं, उन पे बिल्कुल भी एडिशन नहीं होता। C क्या हुआ होगा? ब्रोमीन ने इस हाई टेम्परेचर पे Br रेडिकल बनाया होगा। ये मस्ट रिक्वायर्ड चीज़ है सब्स्टिट्यूशन के लिए। इस पर्टिकुलर पार्ट पे Br रेडिकल बना होगा। 380 में शायद Br रेडिकल ना भी बनाओ, मैं थोड़ा बहुत डाउटफुल हूँ, बट चलो कोई नहीं, देखेंगे। वहाँ पे तो क्या हुआ मैं ऑलरेडी बता के आ चुका हूँ, ब्रोमोनियम आयन इस तरह से एडिशन शो कर रहा होगा। सवाल ये देखना है कि यहाँ पे एडिशन क्यों नहीं हुआ। एक बार तो इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि ये कैसे हुआ होगा। तो Br रेडिकल बना होगा, उस Br रेडिकल ने यहाँ से एक H को एब्स्ट्रैक्ट किया होगा और H को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद, सी इट वेरी केयरफुली, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद एक रेडिकल बना होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल, एलाइल रेडिकल। ये काफ़ी स्टेबल रेडिकल है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड रहता है। ये जो आपको डॉट दिखाया जा रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे भी मूव कर सकता है। ये होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ बॉन्ड बना लेगा और आपका ये एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। रियल स्ट्रक्चर इन दोनों के कहीं बीच में होगा। मैं तो बस इतना दिखाना चाह रहा हूँ कि इस रेजोनेंस की वजह से ये क्वाइट स्टेबल है। फिर क्या होगा? फिर जो ये रेडिकल है ये किसी ब्रोमीन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और आपका वही यूनिवर्सल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग पहले पढ़ते थे Br रेडिकल से, वो हो जाएगा। थोड़ी शक्ल मैंने बदल दी है, डायरेक्शन बॉन्ड्स की बदल दी है, अदरवाइज़ आप इसमें कोई फ़र्क ना समझें। ये वही प्रोडक्ट है जो मैं इधर लेफ़्ट साइड पे एलाइल ब्रोमाइड के लिए दिखा रहा था। ये अभी भी थोड़ा कट गया है, तो मैं इसको फिर डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल रहे। ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से ये एलाइल ब्रोमिनेशन, एलाइल ब्रोमाइड आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये वाला H क्यों निकला होगा, कैसे निकला होगा। लेकिन डबल बॉन्ड इस हाई टेम्परेचर पे कैसे प्रोटेक्टेड रह गया, इस बात को समझने के लिए हमें एक बार फिर थर्मोडाइनमिक्स में कूदना होगा। थर्मोडाइनमिक्स हमें शायद इस बात का जवाब दे पाए। देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखिए जो मैंने हॉरिजॉन्टल दिखा रखी है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा S है वो नेगेटिव है, डेल्टा S नेगेटिव है। डेल्टा G जो होता है वो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आप ऐसा नहीं कह सकते कि डेल्टा S नेगेटिव है। क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि अब यहाँ पे देख रहे हैं एक रिएक्टेंट ये था, एक रिएक्टेंट ये था, 2 रिएक्टेंट थे और 2 प्रोडक्ट बने। तो डेल्टा S को लेके मैं बहुत ज़्यादा क्लियरली ये नहीं बोल सकता कि हाँ वो डेफिनेटली नेगेटिव ही होगा या इतना नेगेटिव होगा जितना वहाँ पे है। यहाँ तो साफ दिख रहा था 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो डेल्टा S तो पक्का नेगेटिव हो रहा है। तो अब डेल्टा G का नेगेटिव होना रिक्वायरमेंट है स्पॉन्टेनिटी के लिए।
डेल्टा एच नेगेटिव है और मतलब ये स्पॉन्टेनिटी को फेवर नहीं करता, तो डेल्टा एच पक्का फेवर कर रहा होगा, मतलब वो नेगेटिव होगा तभी रिएक्शन पॉसिबल हो पा रही है। अब जैसे जैसे मैं टी को बढ़ा रहा हूँ तो टी डेल्टा एच मोर नेगेटिव होता जा रहा है, मतलब नॉन फेवरिंग होता जा रहा है। टी डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो डेल्टा एच को नेगेटिव होना मस्ट है। अगर टी डेल्टा एस बढ़ते बढ़ते उस डेल्टा एच को क्रॉस कर गया, मतलब उससे भी कहीं ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो आपका डेल्टा जी तो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब रिएक्शन फेवरेबल ही नहीं हो पाएगी। और ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं ना 780 केल्विन, इस पे यही हुआ कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर ने इस टी डेल्टा एस वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया। और डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाना मीन्स रिएक्शन की फेवरेबिलिटी थर्मोडाइनमिकली ना होना, इसलिए ये पर्टिकुलर रिएक्शन फेवरेबल नहीं हो पाई हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे हो रही थी, हमें लग रहा था पाई बॉन्ड वीक है वो तो टूट जाएंगे, लेकिन ये वीक होते हुए भी नहीं टूट पाए क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स इसको अलाउ नहीं कर रहा। हम लोग वेरी सून किसी न किसी कॉर्नर ऑफ द चैप्टर पे ये बात पढ़ेंगे कि थर्मोडाइनमिक और काइनेटिक्स दो फैक्टर हैं जो किसी प्रोडक्ट की अपीयरेंस को कंट्रोल करते हैं। तो थर्मोडाइनमिक्स क्या चीज़ें देखता है और काइनेटिक्स क्या चीज़ें देखते हैं, ये सब बातें हम लोग लेटर पार्ट्स पे पढ़ेंगे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक के कॉर्नर पे। आज बस इतना ध्यान रखिएगा कि ब्रोमीन को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ नॉर्मल कंडीशंस में, जिसमें 300 to 400 केल्विन टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पे सिंपली डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा, इस तरह से Br जाके ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं वेरी हाई टेम्परेचर कर देता हूँ तो ब्रोमीन आपको एलाइल कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा और पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगा। एक और रीजेंट मैं यहाँ पे आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, NBS नाम है इसका, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको, NBS। देखिए ये जो होता है ना आपके पास 4 कार्बन्स का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। और ये देखिए 2 OH हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको बोलते हैं सक्सिनामाइड। इस सक्सिनामाइड के अंदर इस H को रिप्लेस करते हैं, ब्रोमीन लगा देते हैं, तो ये बन जाता है आपका NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। बहुत ही बढ़िया ब्रोमिनेटिंग एजेंट है ये, बहुत ही बढ़िया ब्रोमिनेटिंग एजेंट, मतलब ब्रोमिनेशन करने के लिए जाना जाता है। किसकी ब्रोमिनेशन? तो मैं यही बोलूँगा एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए तो परफेक्ट है। अभी मैं इसी प्रोपीन की ब्रोमिनेशन करवा के आपको दिखाऊंगा, बट एल्केन्स की भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बेंजीन्स की ब्रोमिनेशन भी करना चाहें, जहां आपको Br+ की ज़रूरत रहती थी ब्रोमोनियम आयन की, तो NBS वहाँ पे भी आपको हेल्प करता हुआ नज़र आएगा। जस्ट बिकॉज अगर आप इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो Br पे स्लाइट प्लस होता है, N पे स्लाइट नेगेटिव होता है। और अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आए थे कि बेंजीन तो इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ प्यार करता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स को अपने ऊपर सब्स्टिट्यूट करना चाहता है, तो ये उस Br+ को वहाँ पे भी दे सकता है ब्रोमिनेशन कराने के लिए। तो मैं आज यहाँ पे एलाइल ब्रोमिनेशन पे आपकी यहाँ पे फोकस चाहूँगा। ये एन ब्रोमोसक्सिनामाइड एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए बहुत ही बढ़िया रीजेंट है। जब भी आप प्रोपीन के अंदर या किसी भी दूसरे कंपाउंड के अंदर मींस एलाइल कार्बन पे अगर आप सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं, मैं पर्टिकुलरली कहना चाहता हूँ एलाइल या बेंजाइल कार्बन्स, इनके ऊपर अगर आप ब्रोमिनेशन चाहते हैं तो एलाइल में तो आपको ये कार्बन दिखा रहा हूँ मैं, और बेंजाइल में मैं आपको ये वाला कार्बन दिखा रहा हूँ। आगे का क्या है वो आप देख लीजिए। तो ये आपका बेंजाइल कार्बन है और ये आपका एलाइल कार्बन है। तो एलाइल या बेंजाइल कार्बन पे जब भी मुझे सब्स्टिट्यूशन करना होगा तो मैं NBS की शरण में चला जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उस एल्कीन के अंदर NBS डालता हूँ क्लोरोफॉर्म के अंदर। हालांकि हम लोग 11th-12th की केमिस्ट्री में सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ मेरा लगता है कि मुझे बताना चाहिए CCl4 के अलावा अगर आप वाटर ले लेंगे तो आपके प्रोडक्ट कुछ उलट पलट हो जाते हैं। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। हम लोग लेटर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रीजेंट्स की केमिस्ट्री भी आप लोगों को समझाएंगे जो आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आती है। वहाँ पे आपको सॉल्वेंट्स के रोल थोड़े थोड़े बताने शुरू करेंगे सेपरेटली। NBS पे हम लोग पढ़ेंगे कुछ टाइम के बाद, आज उसके ऊपर इतना डिटेल नहीं करना चाह रहे। तो आपको ध्यान रखना है कि NBS को जब मैं CCl4 के अंदर डालता हूँ
और एक हेल्पर लेता हूँ। अब हेल्पर याद होगा आपको, ये हेल्पर कोई इंडिविजुअल मत समझिएगा, ये हीट, एनर्जी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिएशंस, ये कुछ ऐसे एब्रीवेशंस मैंने चूज़ किए हुए। इनमें से कोई भी एक आपको हेल्पर लेना है, लाइक आप हीट ले लीजिए या फोटोन्स ले लीजिए, तो वो यहाँ पे इस NBS में उस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ पाता है जो NBr के बीच में मैं दिखा रहा था आपको। ये देखिए, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NBr, ये ऐसा दिखा रहा था मैं, जहाँ मैं आपको बोल रहा था कि Br पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है और वो ब्रोमिनेशन कर सकता है। तो अभी मुझे यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज करना है NBr के बीच में, और वो Br रेडिकल मुझे यहाँ पे मिलेगा और वो इस पर्टिकुलर कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन दिखा पाएगा, जैसा कि मैकेनिज्म में मैं पहले दिखा रहा था। तो आपको ध्यान रखना है, NBS विद CCl4 करना है। अगर आप विद वाटर कर बैठेंगे तो फिर डबल बॉन्ड पे एडिशन हो जाता है, एक जगह पे OH एक जगह Br लग जाता है। हम आज उसको नहीं पढ़ना चाहते, वो जब NBS का भी पढ़ाऊँगा तो आप उस टाइम पे देखिएगा। आज सिर्फ रिएक्शन देखिए कि अगर आप एल्कीन के अंदर NBS मतलब एक ब्रोमिनेटिंग एजेंट डाल देते हैं CCl4 के अंदर तो क्या होगा। अगर आप हेल्पर यूज़ नहीं करते तो भी आप फंसेंगे, क्योंकि हेल्पर यूज़ नहीं करेंगे तो फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, ये होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर आप ध्यान दें, इसको इधर देख लीजिए, ये ऐसे दिखा रखा है मैंने, स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ कट रहा था। तो अगर मैं इस बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव नहीं कराऊंगा, मतलब हेल्पर नहीं डालूंगा, तो फिर तो भाई N पे नेगेटिव है और Br पे पॉजिटिव है, फिर तो ब्रोमोनियम आयन बनने वाला है, तो फिर तो Br प्लस जाएगा ना कहीं पे, मतलब वो डबल बॉन्ड पे चला जाएगा, या अगर मैंने बेंजीन ले रखा है तो बेंजीन के किसी पॉइंट पे चला जाएगा। देखें आप इधर, एक बार मैं एक रिएक्शन के थ्रू दिखाना चाहता हूँ, ये बात भी अगर थोड़ी बहुत समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइक मान लीजिए मेरे पास ये टॉल्विन है और मैंने इसके अंदर डाल दिया NBS विद क्लोरोफॉर्म CCl4 और इसको दे दिया सनलाइट, मतलब हेल्पर में से कोई एक, तो वो यहाँ पे एलाइल कार्बन पे ब्रोमिनेशन करेगा। ये सॉरी, एलाइल नहीं बोलना चाहिए मुझे, बेंजाइल कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन करेगा, आपको ये प्रोडक्ट देगा। लेकिन अगर आप भूल गए सनलाइट पास करना और आपने रट्टे मार रखे हैं, आपने खाली NBS लिख दिया विद CCl4, तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि अब की बार जो प्रोडक्ट आने वाला है वो आपका ऑर्थोब्रोमो या पैराब्रोमो प्रोडक्ट आने वाला है। मतलब Br प्लस जो है वो यहाँ रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाने के लिए चला जाएगा, जो मिथाइल के डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की वजह से ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे पहुँच जाएगा। तो ये जो लास्ट जोन मैंने आपके सामने आज डिस्कस किया है एल्कीन्स का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है जिसको आप याद रखिएगा। NBS की कहानी बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा यहाँ, हालांकि एक लाइन में कहीं बुक में लिखा हुआ है, बट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एल्कीन से देखना, सॉरी एल्कीन के बाद एल्काइन से देखना चाहते हैं कि एल्काइन से किस तरह से हम हैलाइड्स बना सकते हैं। तो देखिए मैं एक छोटा सा एल्काइन ले लेता हूँ, ज़्यादा लंबी बात यहाँ पे नहीं करेंगे हम। तो ये मैंने एक एल्काइन ले लिया और अब मैं इस एल्काइन का हैलाइड बनाना चाहता हूँ। अगर मैंने सोचा कि चलो एल्कीन जैसा ही काम करो, HBr डालो, एडिशन होगा, तो ठीक है एडिशन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr बन जाएगा, वही मार्कोनिकोव्स एडिशन, वही पाई इलेक्ट्रॉन किसी पहले H प्लस को लेंगे, फिर Br दूसरे कार्बन पे आके अटैक कर देगा। इधर या उधर दिखा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों कार्बन एक जैसे ही हैं। लेकिन बात यहाँ पे रुकेगी नहीं, फिर दोबारा HBr रिएक्शन करेगा और वही मैकेनिज्म, मार्कोनिकोव्स एडिशन, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन्स हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक प्रोडक्ट बनता नज़र आएगा। फिर वही जेम डाई हैलाइड बन गया। मैं तो मोनो हैलाइड्स को ही बनाने के चक्कर में था, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसकी ज़रूरत है। अगर मैं HBr डाल के कोई डाई हैलाइड बना पा रहा हूँ तो वो फिर मेरे सिलेबस से बाहर बातें निकल रही हैं, मतलब या मैं यूँ बोल दूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा चलो ब्रोमीन डाल लूँ, वो तो फिर और अखाड़ा हो जाएगा। दोनों जगहों पे जाना है, वो तो पहले ही स्टेप में डाई ब्रोमो बना लेगा। अगर आपको डाई ब्रोमो बनाना है तो ठीक है, आप कर लीजिए ऐसा। फिर रिएक्शन तो रुकेगी नहीं, फिर दोबारा यहाँ ब्रोमीन ऐड होगा, तो फाइनली एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा, तो आपके 2 मोल ब्रोमीन के यहाँ पे जाके ऐड हो जाएंगे, टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट मिल जाएगा, जबकि हम तलाश में हैं मोनो ब्रोमो के। तो अब याद रखिएगा यहाँ पे कि आप सीधा ट्राई ही मत कीजिए एल्काइन से हैलाइड बनाने की, मोनो हेलो कंपाउंड बनाने की। आप या तो उसको पहले एल्कीन में बदल लीजिए या एल्केन में बदल लीजिए। जैसे आप निकल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन डालिए, ये बड़ी सिंपल रिएक्शन है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ करता,
हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, ये एल्केन बन जाएगा। और फिर एल्केन से हम लोग पहली रिएक्शन ही पढ़ के आए हैं, X2 विद सनलाइट या हीट, आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, तो डायरेक्ट नहीं करना आपको, या आप इसका एल्कीन बना लीजिए। तो एल्कीन बनाने के आपके पास दो रास्ते हैं। एक रीजेंट है आपके पास सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, बाय नेम ये रिएक्शन है बिर्च रिडक्शन। तो आप ये बिर्च रिडक्शन रिएक्शन कर सकते हैं जिसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में एल्कीन बनाता है, आगे एल्केन नहीं बनाता उस रिडक्शन के दौरान। या आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होता है, लिंडलर्स कैटलिस्ट है वो, ये 11th क्लास में आई हुई रिएक्शंस हैं तो आप इनको याद भी रख सकते हैं। लिंडलर कैटलिस्ट में हम पैलेडियम डालते हैं बेरियम सल्फेट के साथ, और सल्फ़र को क्विनोलिन लिक्विड है एक ऑर्गेनिक लिक्विड, उसके अंदर डिज़ोल्व करके रखते हैं, हाइड्रोजन पास करेंगे जब रिडक्शन करेंगे। तो ये लिंडलर कैटलिस्ट भी आपकी इस रिएक्शन को एल्कीन पे लाके रोक देता है। अगर नॉन टर्मिनल एल्काइंस हों, नॉन टर्मिनल एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे नहीं है, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में है, मतलब 1 और 2 के बीच में नहीं है, तो उस टाइम पे आप डिबल एच एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे NBS की तरह से ही, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एल्यूमिनियम है, इसके साथ एक H लगा हुआ है और 2 आइसोब्यूटाइल लगे हुए हैं, तो 2 आइसोब्यूटाइल एक H, तो ये H रिड्यूसिंग एजेंट की H तो नहीं करता, वो मैकेनिज्म मैं बताऊंगा कि किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं, बट अभी बस इतना ध्यान रखें कि डिबाल H भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो नॉन टर्मिनल एल्काइंस को एल्कीन बनाने में काम लिया जा सकता है। कोई भी एक रीजेंट आप लीजिएगा और इन एल्काइन से एल्कीन बना लीजिएगा। ये 2 कार्बन का दिखाया मैंने, आप 3, 4, 5 कितने का ही ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप उसको एल्कीन बना सकते हैं। ये जो रीजेंट लिया मैंने, ये ट्रांस एल्कीन बनाता है, जबकि लिंडलर कैटलिस्ट जो है वो सिस एल्कीन बनाता है। हालांकि ये बातें इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे तो बिल्कुल काम नहीं करती, क्योंकि इसको तो सिस ट्रांस जैसा कुछ बनाना ही नहीं है। ये जो एल्कीन बन रहा है ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करता। लेकिन अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक और एल्काइन पुट करूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, और अब अगर मैं इसके अंदर लिंडलर कैटलिस्ट डालूं तो ये मुझे सिस एल्कीन देता है, सी हियर, ये मुझे इस तरह का एक सिस एल्कीन देगा, ये लिंडलर कैटलिस्ट डाले जाने पे। और अगर मैं सोडियम लिक्विड अमोनिया मीन्स बिर्च रिडक्शन परफॉर्म करा रहा हूँ तो उस टाइम पे ये मुझे ट्रांस प्रोडक्ट देगा। तो बस ये मेन फ़र्क होता है दोनों रिएक्शंस में। तो आप तो अभी फ़िलहाल सिस ट्रांस के चक्कर में ये रिएक्शन में कहीं दिखेंगे नहीं, तो आप सीधा याद रख लीजिएगा कि हाँ, इन दोनों में से कोई भी एक आपको एल्काइन से एल्कीन बना के दे देगा और एल्केन तक कहानी जाने नहीं देगा। हाँ, एल्केन तक लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, निकल हाइड्रोजन प्लैटिनम हाइड्रोजन डालो, एल्काइन से एल्केन बना लो, और फिर एल्केन से भी आगे आपको बनाना आता है और एल्कीन से भी बनाना आता है। तो जो भी रिएक्शन उस टाइम दिमाग में क्लिक कर जाएगी, आप उसी से अपने प्रोडक्ट का प्रेडिक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी ये, और अगले चैप्टर में भी हमारे सामने घूम फिर के अपनी शक्लें बदल के आती रहेगी, और वो है फ्रॉम अल्कोहल, कि अल्कोहल से हम किस तरह से हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं। तो मैं अभी अल्कोहल डिस्क्लोज़ नहीं करता कौन है, जस्ट ROH दिखा देता हूँ। और चलो थोड़ा सा एक काम करता हूँ, यहाँ CH2R दिखा देता हूँ। तो डिस्क्लोज़ भी नहीं किया और थोड़ा बहुत बता दिया कि हाँ, एक कार्बन है और उसके साथ ही OH लगा हुआ है। अब मैं बेसिकली मेरा जो एम है यहाँ पे, वो एम है इस OH को हटाना और उसकी जगह पे X को लगाना। हैलाइड तो तभी बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि भाई क्या किया जाए, क्या कोई NaX टाइप का कंपाउंड यूज़ कर लूँ क्या मैं, क्योंकि O पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, पोलर बॉन्ड होता है, OH का -I इफेक्ट होता है। तो शायद ये X नेगेटिव इस कार्बन प्लस पे अटैक करे और OH को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दे। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाए, बट नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बैड लिविंग ग्रुप है, वो यहाँ से निकलना नहीं चाहता, मतलब नहीं निकल पाएगा यहाँ से। X उसको डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो आप उम्मीद मत कीजिए कि X नेगेटिव यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन जैसा काम कर सकता होगा। तो क्या करें? एक तरीका है, आप इसके अंदर कुछ कैटलिस्ट डालिए, एसिड डाल दीजिए H+। वो क्या करेगा? वो क्या करेगा, ध्यान दें आप। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। वो जो दिखा रहा था वो तो है ही है, ये एडिशनली शो कर रहा हूँ, लोन पेयर प्रेजेंट है और वो इसके H+ को ले लेंगे, मतलब ये एज ए बेस एक्ट कर लेगा क्योंकि आपने एसिड डाला है। कौन सा एसिड डाला है अभी उसको भी छोड़ो, सारी बातें एक ही बात में नहीं समझ जानी है, इसी रिएक्शन में समझाऊंगा, लेकिन अभी एक बार जितना बता रहा हूँ उसको समझें। ये बन गया आपके पास वाटर, O पे+ चार्ज आ गया। अब O, ये वाला O इस O से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है, पावर ऑफ अट्रैक्शन भी उसकी बढ़ चुकी है, इस बॉन्ड के टूटने के चांसेस भी बढ़ गए हैं, क्योंकि जो मैं निकाल रहा हूँ वो OH नहीं निकाल रहा हूँ, वो वाटर निकाल रहा हूँ, वो तो वीक बेस है और वीक बेस बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये RCH2+ बन जाएगा। अभी भी कहानी में बहुत ट्विस्ट है, क्या पता बन पाएगा नहीं बन पाएगा, बट चलो मैंने फॉर द टाइम बिंग मान लिया कि मैंने ऐसा जुगाड़ कर रखा है, ये RCH2+ बन जाएगा। अब इस X नेगेटिव को कोई दिक्कत नहीं है, ये X नेगेटिव यहाँ इस कार्बन पे आके अटैक करेगा और आपका मनचाहा प्रोडक्ट हैलाइड आपके सामने होगा। हम सोचते हैं कि चलो जब यही होना था तो NaXH+ क्यों, HX ही डाल देते हैं। हाँ तो डाल दीजिए HX, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैटालाइज भी कर लेगा रिएक्शन को और न्यूक्लियोफाइल की तरह से अटैक भी कर लेगा। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स के साथ इसके H+ पे आएगा और H+ पे आने के बाद यहाँ O पे+ आ जाएगा। फिर ये X ने अब ये O, क्योंकि बहुत भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी थी और उस पर पॉजिटिव आपने लगा दिया, ये तो पगला सा गया है, तो ये क्या कर रहा है, इस कार्बन पे जिसके साथ ये O लगा हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। अब ये X नेगेटिव यहाँ अटैक करने की कोशिश करेगा और ये निकलने की कोशिश करेगा। क्या ऐसा होगा कि वाटर पहले निकल जाए, कार्बोकेटाइन बने और फिर X आए, या नहीं दोनों एक साथ होंगे, ये थोड़ा थोड़ा निकलेगा और ये आएगा? ये सब बातें हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे रिएक्शंस के अंदर, बट प्रेजेंटली समझिए क्या हो रहा है। R के साथ X लग जाएगा और वाटर आपका आउट हो जाएगा। यहाँ भी यही कहानी थी, जब मैं इसको हटा रहा था और मैं बोल रहा था कि X नेगेटिव अटैक करेगा, ये हो सकता है कि X नेगेटिव इस पर बड़ी मस्ती से आके अटैक करे, कार्बोकेटाइन बन जाए, या ये भी हो सकता है कि वो इसी पे अटैक करना शुरू करे और इसको साथ साथ निकलने दे, मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हों। तो ये मैं मैकेनिज्म्स जल्दी शुरू कर देंगे, कुछ इस चैप्टर में कुछ नेक्स्ट में, तो वहाँ धीरे धीरे हमें समझ में आनी शुरू होंगी। बट प्रेजेंटली आप देख सकते हैं कि अल्कोहल से मैं किस प्रकार X सब्स्टिट्यूट कर रहा है OH को, डायरेक्टली नहीं हो सकता था तो कुछ जुगाड़ ढूंढे और फिर उसको मैंने किया। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ और ऐसे ही कुछ रिएक्शंस के साथ और इसी रिएक्शन पे भी पर्टिकुलरली अभी कुछ कमेंट्स बाकी रहेंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।